नमस्कार साथियों। आज उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं बहुत दिन तक दुविधा में रहा कि वीडियो बनाया जाए या ना बनाया जाए। उसका क्या रीज़न है वो बहुत जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। वैसे माई सेल्फ विशी छतवानी, चार्टेड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। बहुत सारे मेरे साथी जो अब कॉलेज शिक्षा में आना चाहते हैं, एक मन में कौतूहल रहता ही है कि इंटरव्यू, खास करके जब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो एक रहता है दुविधा कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्या पूछा जाता है, क्या जवाब देना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न मन में रहते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर के साथ शुरू करूंगा, आप देखेंगे। जस्ट अ मिनट। या ओके, यस। तो ये मेरे नंबर हैं। मैंने अपना रोल नंबर छुपा दिया है और डेट ऑफ बर्थ छुपा दिया है ताकि ये आप मेरा मार्कशीट देख सकते हैं जो 2014 कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ था। हालांकि जब तक भर्ती कंप्लीट हुई और मैंने ज्वाइन किया तो 2018 आ गया था। होता भी है, यहाँ थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना चलती है। खैर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे मार्क्स जो इंटरव्यू में आए ये 10 नंबर हैं। तो अब जो भी आप सुन रहे हैं, या भले आप चाहें तो अभी वीडियो लीव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक है कि मेरे यहाँ खुद का स्कोर कम रहा है। 24 मार्क्स की इंटरव्यू होती है और मात्र मैंने 10 नंबर ही स्कोर किए। बट अदरवाइज़ आप मेरे सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं जो अकाउंट्स का है, वहाँ मेरे एक में 75 में से 69.93 है और दूसरे में 75 में से 61.38 है। और जहाँ तक मुझे मेरे कुछ एक साथियों ने बताया था कि ये सब्जेक्ट वाइज तो हाईएस्ट है। मतलब मैं टॉपर नहीं था, मेरा 5th रैंक रहा था उस भर्ती में, 5वां रैंक राजस्थान में। टॉपर नहीं था मैं, टॉपर सुनील जी थे। और इस तरह से है। और जनरल स्टडीज़ राजस्थान में भी आप समझ सकते हो कि मैं कितना होशियार रहा था और 50 में से 15 स्कोर कर पाया। हकीकत बात तो ये थी कि मैंने उस समय तक सीरियसली लिया नहीं था। राजस्थान जीके के एग्ज़ाम में और मेन एग्ज़ाम में करीबन 3 महीने का गैप था और मुझे इस एग्ज़ाम की सीरियसनेस का या कहें इम्पोर्टेंस का इतना आइडिया नहीं था। तो उसको पहले हल्के में लिया और बाद में थोड़ा सा, इतने जब बेकार पेपर गया और थोड़े अहम को चोट लगी तो फिर 3 महीने मैंने, अच्छा सब्जेक्ट मेरा वैसे ही फेवरेट है, फिर दबा के तैयारी करी और अच्छे स्कोर लाया। इतना अच्छा स्कोर कि इंटरव्यू के कम मार्क्स के बावजूद भी मेरा काम हो गया। तो इसके साथ मैंने कहा डिस्क्लेमर के साथ ही शुरू करते हैं कि आप जितना भी मेरी बातें सुनेंगे, मैं आपको बहुत टिप्स दूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ टिप्स होंगे और कुछ मैं आपको मेरे अनुभव शेयर करूंगा जो उस दिन हुआ। हालांकि अब ऑलमोस्ट 4 साल होने को आ जाएंगे, 2-3 महीने बाद 4 साल हो जाएंगे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इंटरव्यू के समय को और अब को। तो धुंधली यादें हैं, कभी उनको लिखा नहीं। बट इन दिनों में जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के जब क्वेश्चन पेपर हुए और फिर मैंने उनके आंसर्स के वीडियो बनाए, और कमोबेश सबसे पहले मैंने ही वीडियोस बनाए थे, आंसर्स दिए थे। और काफ़ी सारा बाद में जब आंसर की आया तो बहुत सारे आंसर्स वैसे ही रहे जैसे मैंने दिए थे और होने भी थे। खैर, मैंने तो क्या दिए, वो तो नियम काम करते हैं। तो इस तरह से रहा सीन। तभी कुछ साथियों ने कहना शुरू कर दिया था कि सर आप इंटरव्यू के लिए भी बताइएगा। बट और मेरा नहीं बताने का रीज़न ये था, मैं उनको फ़ोन पे कुछ एक को बता देता था, लेकिन पूरा खुल के नहीं वीडियो बनाने का होता था, क्योंकि मुझे लगता था भाई तेरे खुद का स्कोर इतना कम है तो तू क्या ही बता लेगा और क्या ही सामने वाला बिलीव करेगा। बट मुझे इन दिनों में और कॉल्स आने लगे तो मुझे लगा कि चलो एक जनरल वीडियो बना देते हैं, टिप्स ना सही अपना अनुभव ही साझा कर लेंगे साथियों से, तो ठीक है इस तरह से। तो जस्ट ये है बात। और जहाँ तक रही है बात कम नंबरों की, तो मैं खुद को बहला लेता हूँ ये कह के कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है ना जी, आप समझते हैं ये कोई दिल जले टाइप आदमी का शेर है, लेकिन ठीक है कि आरपीएससी ने, अगर इंटरव्यू पैनल ने कम नंबर दिए तो जरूर कुछ ना कुछ तो रहा होगा। ऐसे तो नहीं कम दिए होंगे, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। तो उन रीज़न्स की पड़ताल में नहीं जाते, कोई नंबर हैं सो हैं, अब तो वो चीज़ अनडन हो भी नहीं सकती। ठीक है, बहरहाल
तो ये मैं ऑलमोस्ट एक सीन रिक्रिएट कर रहा हूँ, जैसे क्राइम होते हैं ना, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो कई बार वो सीन को रिक्रिएट करती है, तो मैं कुछ ऐसा ही क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब होता क्या है कि इंटरव्यू के लिए आपके पास लेटर वगैरह आ जाता है आराम से, इंटरव्यू का डेट एंड टाइम वगैरह होता है। मेरा जैसे इंटरव्यू था तो वो बिल्कुल लास्ट दिन पे इंटरव्यू था, ठीक है। तो लास्ट दिन इंटरव्यू था तो उसका कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान हुआ। कुछ फ़ायदा वैसे ये होता है कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पता चल जाते हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर से आप पूछते हैं क्या पूछा था क्या पूछा था, या कुछ ना कुछ तो आपका कोई परिचित दोस्त होता है जो सच्चा झूठा आपको बता ही देता है। तो खैर, और लेट होने में एक नुकसान मैं मानता हूँ ये था कि इतने वो सारे अच्छे बुरे सभी कैंडिडेट्स को देख लेते हैं, सबके उनको एक स्टैंडर्ड आंसर्स पता चल जाते हैं, तो आखिरी दिन उनके लिए कुछ नया सा नहीं रहता। और आखिरी दिन एक रहता है कि जैसे समेटो समेटो लाइक ऐसा, तो आखिरी दिन था। अब आपका पहले या आखिरी दिन किसी भी दिन हो सकता है, मिड ऑफ द डे। हाँ, मेरे साथ ऐसा भी था, मेरे साथ जिन लोगों का इंटरव्यू था, हालांकि मेरे साथ एक जो साथी थे उन्होंने सेकंड रैंक लगाई थी, उनका भी मेरे साथ ही था इंटरव्यू। सेकंड रैंक वाले भैया था, उनका भी मेरे साथ ही था। तो खैर, बात यह है कि उस दिन ऐसा रहा था कि 10-12 लोगों को कोर्ट ऑर्डर की वजह से शामिल होने दिया गया था, और उनके इंटरव्यू भी हमारे ही दिन कंडक्ट कराए गए थे। तो जनरली जो मैं सुन रहा था कि 20, 21, 22 मिनट इंटरव्यू चलती है, तो उस दिन हमारी इंटरव्यू 14-15 मिनट चली एवरेज। तो एक तो ये जस्ट रहा। और मैंने कहा ना कि टिप्स वगैरह तो मैं अभी थोड़े बहुत जो दूंगा सो दूंगा, बट मैं वैसे जस्ट मेमोरी रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसा उस दिन इंटरव्यू में जेन्युइन था वैसे ही अभी जेन्युइनली वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होता यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके पहुँचते हैं, समय पे ही पहुँचना होता है। पहुँच गए आप आराम से, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके जो देखने होते हैं वो बहुत बारीकी से चेक करते हैं, और फिर आप ऑब्वियस सी बात है अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और तब एक आप बाहर वाले एक हॉल में बैठे होते हैं जहाँ आपके और साथी भी बैठे होते हैं, और समथिंग एक टाइम पास चलता रहता है, आप कहाँ से आप कहाँ से, आपके कितने मेरे कितने, ऐसा चलता रहता है टाइम पास। एक थोड़ी सी रहती है कि जो इंटरव्यू रूम की तरफ जाते हैं, 1-2 कमरे छोड़ के जहाँ अंदर बैठते हैं साहब लोग, तो वहाँ जाते हैं तो एक मन में कौतूहल रहता है, ये निकलेगा तो इससे पूछेंगे कि यार बता बता, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि वो बताते नहीं हैं, या टाल जाते हैं, या फटाफट देके निकल जाते हैं, तो इतना कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो अगर आप एक आध क्वेश्चन पूछ भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। बट एनीवेज, अधिकतर तो कुछ पता ऐसा नहीं चलता, जो आप पहले पढ़ के जाते हैं वही आपको काम आता है। तो ये स्टार्टिंग का जस्ट मैं बताया, और जैसे अभी ऐसे ही स्क्रीन पे आ रहा है कि सामने 3 लोग बैठे हैं, तो मेरे सामने भी एक्सपर्ट पैनल में 3 ही लोग थे। खैर, इस पर मैं और चर्चा करूँगा। एक जैसे ये लाइन आप पहले पढ़ लीजिए, बिना नॉलेज के विनम्रता चापलूसी लगेगी, और बिना विनम्रता के नॉलेज से घमंड झलकेगा। तो मैं एक आपको कहूँगा, जस्ट इसलिए कि मैं बस एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, इसलिए मेरा एक हम्बल आपको एडवाइस रहेगा। ये पूरा वैसे सजेस्टिव वीडियो ही है, कि आप बहुत पॉलाइट रहिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक अक्खड़ स्वभाव का होता है, मतलब हो सकता है आपके अंदर नॉलेज अच्छी हो, और लेकिन अगर आप पोलाइट नहीं दिखेंगे, नम्र नहीं दिखेंगे, तो मतलब ये है कि आप सिस्टम में शायद ढलने के लिए रेडी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे झुक जाइए या पूरे साष्टांग दंडवत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक विनम्रता या कहें सौजन्यता आपके बॉडी लैंग्वेज में झलकनी चाहिए कि यस, दे आर द एक्सपर्ट्स। वो आपको कुछ क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, किसी बड़ी और महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए आपका चुनाव कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको विनम्र होना चाहिए। और मज़ा तब आएगा जब आपके अंदर नॉलेज हो, आपके आंसर भी बहुत अच्छे लगें, वो तो खैर आपकी नॉलेज पे बेस्ड है। कभी मैंने खुद ने इंटरव्यू के लिए, जब मेरा इंटरव्यू होना था, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस सुने, ऑडियोज सुने, तो उसमें सर ने किसी ने ठीक कहा कि ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी कोई ओवरनाइट चेंज हो जाएगी। आप जैसे हैं, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसी आपकी परवरिश रही है, जैसा आपका माहौल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में वो झलकेगा ही झलकेगा। तो हाँ, कुछ एक डूज एंड डोंट ज़रूर हो सकते हैं, कि कुछ एक चीज़ें जो ज़रूरी करनी चाहिए, कुछ एक चीज़ें जिनको ज़रूरी तौर पे अवॉइड करना चाहिए। बाकी तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी होगी सो होगी, उसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ऑथेंटिक हैं तो बस सही है। बट ये है कि आप थोड़े से विनम्र रहिएगा, विनम्र झलकने आप चाहिए,
और नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, केवल आप झुके झुके से लगेंगे तो लगेगा शायद आप एक चापलूसी के मूड में हैं, तो वो से थोड़ा बचिएगा। और ये मैं एक टीचर वाली बात है तो कुछ मैं ज़्यादा समझाता हूँ, हालांकि जब आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू तक के लिए आप पहुँचे हैं तो नॉलेज है और मेरा इतना बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये चूँकि मेरी आदत में आ गया है कि एक चीज़ सामने वाले को समझाओ जब तक बेचारे की हाँ नहीं आ जाए कि साहब आ गया समझ में, अब तो छोड़ दो, तो एक आदत रहती है। ये जस्ट एक मैंने ऐसे इमेज लिया था, ये इंटरव्यू प्रैप है, इसमें 3-4 पॉइंट तो काम के हैं। ड्रेस पहला है जैसे ड्रेस अप्रोप्रिएटली, पॉइंट्स तो मैंने बाद में लिखे, ये तो इमेज से मैं ऐसे ही उठाता हूँ। तो जैसे मैंने जब तैयारी की थी तो मेरे जो भैया मुझे तैयार करा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि एक अच्छा सा आप ड्रेस पहन कर जाओ, तो बढ़िया सा, जैसे ठीक है मैं खुद को जैसे ट्राउज़र में कंफर्टेबल फील करता था, तो मैं एक नया शर्ट और ट्राउज़र लिया था और उस वो पहन के गया था। तो आप अपने हिसाब से एक नया ड्रेस ले सकते हैं, या कोई पुराना ड्रेस भी हो सकता है जो बहुत साफ़ सुथरा सलीके वाला हो, जिसमें आप खुद को बहुत कंफर्टेबल पाते हो। और मैं कहूँगा कि पहले ही चेक कर लेना चाहिए। अगर अब ये बच्चों वाली बातें हैं, बट मैंने कहा ना कि मैं तो मेरी तरफ से सारा बता देता हूँ आपको। तो जैसे एक प्रॉपर आयरन किया हुआ हो, बढ़िया सा धुला हुआ हो, आपने पहले उसको एक बार पहन के चेक कर लो, ताकि एक दिन में एंड टाइम पे ऐसा ना हो कि चेन बंद नहीं हो रही या बटन नहीं लग रहा है, इस तरह का कुछ ना मूड ख़राब हो। तो वो सब आप देख लेना। सही से टाइम पे पहुंच जाइए, भले ही कोई चीज़ या संस्था लेट लतीफ़ी होती है ऐसा सुनते हो, बट ऐसा कुछ मत मानिए। अगर आपको 10 बजे का टाइम है, 11 का टाइम है, तो जो टाइम या 9 का टाइम है, जो भी है, आप समय पे ही पहुंचिए। समय पे पहुंचने थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका सांस नॉर्मल हो जाता है, थोड़ा सा आप उस आबो हवा में घुल जाते हैं, थोड़ा सा एक वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं, और एक भागते दौड़ते पूछते हैं तो रूम कहाँ है, ये कहाँ है, तो झुंझलाते से रहते हैं। ठीक है, तो आराम से टाइमली पहुंचिएगा। बॉडी लैंग्वेज में जस्ट मैंने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ जाइए सर, आराम से, कोई ऐसा नहीं है दिक्कत। इंटरव्यू ही है, और इंटरव्यू में समझो जो आपको आता है बस उसी को आपको एक्सप्रेस करना है। मतलब सामने वाले बस ये देखना चाहते हैं कि वो एक अच्छे और सही व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, तो एक बॉडी लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर आप बहुत डल से हैं, मायूस से हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाएँ। जितनी प्रतिभा आपके अंदर है आप उसे शोकेस ना कर पाएँ। तो यही है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखिए। नर्वसनेस होती है, बट मेरे साथ पता नहीं क्या था कि मैं पहले बड़े दिनों में नर्वस रहता था तैयारी के दिन, पर जिस दिन इंटरव्यू थी तो पता नहीं कोई ऐसा हो गया जैसे कोई हंसने की दवाई खा ली हो या खुशनुमा सी दवाई खा ली हो। लाइक काफ़ी खुश सा था मैं उस दिन, और पता नहीं इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो गई थी। इंटरव्यू तो खैर जो हुआ सो हुआ, तो बता ही दिया मैंने, बट ऐसा लग रहा था शायद तैयारी अच्छी है या एक अच्छी सी बस न्यूज़ आने वाली है, तो मैं काफ़ी खुश सा था। तो आप देख लीजिएगा, मतलब लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। एक ये लिखा है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो जो आप मुझसे सुन रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके और साथी सीनियर जन रहे होंगे, आपके गुरुजन रहे होंगे, उनसे आपने सुना होगा, एक आपने अपने अंदाजे ख्याल लगाए होंगे कि ये रहेगा वो रहेगा, फिर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, तो उस अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी के लिए तैयार रहिएगा। क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक है, तो ठीक है, उस अनप्लेएबल बॉल के लिए भी तैयार रहिएगा। और एक ये है आस्क क्वेश्चन, ये आई थिंक वैसे प्राइवेट सेक्टर्स में चलता है, जहाँ पे आप उनसे कैंडिडेट पूछता होगा कि हमारा सर प्रोफाइल क्या रहेगा, या वेजेस क्या रहेगा, या ड्यूटी आवर्स क्या रहेंगे वगैरह। लेकिन यहाँ तो सरकारी सिस्टम में आप आने वाले हैं, तो सब कुछ पहले से ही RSR में तय है जी, राजस्थान सर्विस रूल। हालांकि इंटरव्यू टिप्स हो सकता है बाद में कभी राजस्थान के बाहर के बंदों को भी काम आएंगी, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान में RSR फिक्स है, तो जो है नियमों से चलता है। तो आपको कुछ भी वैसे ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो होना है वो सबके साथ ही होना है, आपके साथ कुछ अनोखा नहीं होना है। तो ये है जस्ट। अब मैं टिप्स पे आ जाता हूँ बहुत वेरी क्विकली। पहला मेरा तरफ से आपको एडवाइस रहेगा, बहुत सारे इंटरव्यू देखो। इसका मेरा मतलब है कहने का कि आप देखिए, अभी बहुत अच्छी आपकी किस्मत है, मेरे समय भी थी, कि अब यूट्यूब वगैरह है, तो बहुत सारे कहीं कोचिंग संस्थान हैं अच्छे अच्छे जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लेते हैं, RAS के, IAS के, बैंक एग्ज़ाम्स के, बैंक ऑफिसर्स के लिए लेते हैं, और फिर उनको ऑब्वियस ही बात है यूट्यूब पे पब्लिश भी करते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं वीडियोस। तो आप उनको देखिए। अब कुछ आप ये लोग कहेंगे कि सर अगर जैसे कोई बैंक का इंटरव्यू है तो वो देख के मेरे को क्या फ़ायदा होना है,
ऑब्वियस सी बात है उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके मतलब के नहीं होंगे, लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि आप उस इंटरव्यू को जब देखें, यानी वो 15, 18, 20 मिनट का एक इंटरव्यू या वीडियो हो सकता है, तो आप देखिए कि वो जो कैंडिडेट रूम में एंटर हुआ, उस एंटर होने से लेके समथिंग, यानी उसके दरवाज़ा खोलने से लेकर जो उसने सबको देख के जो नमस्ते किया, वो जो उसने नमस्ते की, उसके बाद वो जिस तरह से चेयर पे बैठा, या फिर उसने जैसे जैसे अपना मास्क रिवील किया, मास्क हटाया, कॉन्फिडेंस के साथ बैठा, पानी कब पिया उसने, गिलास अगर सामने था, नहीं पिया, उसके हाथों में क्या था, मतलब आप ये सब ऑब्जर्व कीजिए और एक फिर इंटरव्यू को आप नोटिस कीजिए। हो सकता है कुछ काम के क्वेश्चन हो सकता है काम के ना हो, क्योंकि देखिए कुछ एक क्वेश्चन तो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो तो शायद आपको काम के नहीं मिलेंगे, लेकिन जो एक जनरल क्वेश्चन होते हैं वो तो काम के हैं ही हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि ऑब्वियस सी बात है, उस कोचिंग सेंटर वाले ने वो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया है, तो आखिर में जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं कैंडिडेट को। वो कैंडिडेट को बताते हैं कि यार यहाँ आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, यहाँ आपको जवाब ऐसा देना चाहिए था, ये आपने थोड़ा सा गलत किया, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो आपको दो चीज़ें नोटिस करनी है। एक तो खुद आपने उस कैंडिडेट जो जो भी आया आई, आपने खुद उसके अंदर क्या खूबी पाई, उसको आप नोट कीजिए। क्या आपको लगता है इसने गड़बड़ करी, उसको नोट कीजिए, फिर वो गड़बड़ आप अवॉइड कीजिएगा। और तीसरा, जो एक्सपर्ट्स ने बताया उसमें से जो चीज़ आप बाय कर सकते हैं, जिस चीज़ से आप अग्री करते हो कि हाँ यार ये तो पॉइंट ने बिल्कुल सही बताया। जनरली एक्सपर्ट सही बताते हैं, बट आपका दिल भी राजी होना चाहिए कि जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो वो चीज़ आप उठा लीजिए और आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि देखिए आप बैठे तो हैं ही, ख्याली पुलाव तो पका ही रहे हैं, बहुत सारा सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इंटरव्यू कब आएगा। बट मोरलेस अगर आप तैयारी के लिए जा ही रहे हैं तो एक अच्छी तैयारी कीजिए। तो उसकी एक अच्छी तैयारी में यही है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखिए, है ना। और अगेन मैं बार बार बीच में कहता रहूँगा, आपको याद दिलाता रहूँगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे भी थे, उनका मुझे फ़ायदा भी हुआ। अब आप कहेंगे फ़ायदा तो क्या, 10 नंबर ही तो आए हैं आपके, तो यूँ समझ लो कि भाई 10 नंबर आ गए तो इसके चलते हुए आ गए, नहीं तो शायद 10 भी नहीं आते। तो ठीक है, तो आप मस्त रहिए। सेकेंड है, बहुत सारे इंटरव्यू टिप्स सुनो। अब आप पहले और दूसरे में थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा। पहले में तो आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ होते हुए देख रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लोगों के, वो हैं। और कई बार एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, जैसे राइट नाउ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स आपको एज ए थोड़ा एल्डर वन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो वन वे टिप्स बताते हैं। वो आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में आप इस तरफ से ड्रेसअप करके जाइए, खुद को इस तरह से ब्रशअप करके जाइए, जैसा भी है वो बताते हैं। और जिन जिन में आपका दिल राजी होता हो कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, खास करके डूज एंड डोंट्स के फॉर्म में, कि क्या क्या चीज़ें तो करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि एक बार में आपको सारा याद रह जाए ऐसा नहीं है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, दिन में एक बार पढ़ लीजिए, जब तक 7 दिन 10 दिन 30 दिन जितने भी दिन इंटरव्यू में हैं तब तक आप देखते रहिए। तो आपके वो लाइक अंदर चले जाएंगे, आपको बैठ जाएंगे दिमाग में, आपको बार बार फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ये है कि हर चैप्टर की सुपर समरी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरा ये मानना है कि जैसे अब आप ऑब्वियस सी बात है पूछेंगे या चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि सर वो सब्जेक्ट तो इतने सारे हैं, जैसे मैं ABST का हूँ, है ना, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक का हूँ, तो उसमें भी कम से कम 12 सब्जेक्ट थे, ठीक है। जो राइटिंग एग्जाम हुआ उसमें करीबन हम 12 सब्जेक्ट कवर करके जाते हैं। तो ये वाकई में दुविधा रहती है कि सर महीना डेढ़ महीना जो भी बचा है उसमें फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स में क्या तो पढ़ें और क्या ही छोड़ें, तो सर फिर ये कैसे होगा। तो इसमें दो बातें हैं। जैसे पहली बात तो ये है कि कई बार वो आपको एक चॉइस दे देते हैं कि भाई हम आपसे क्या पूछें, यानी कहाँ से पूछें, और क्या इस तरह से पूछ लेते हैं कि भाई क्या पढ़ के आए हो। तो अगर बहुत एक अच्छा पैनल रहता है, अच्छा तो नहीं मतलब अब अच्छा पैनल आपके लिए अच्छा हो गया कि वो आपसे ही पूछ लें कि भाई आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो ये है कि आप डेफिनेट जो भी सब्जेक्ट आप पसंद करते हो वो आप अपनी चॉइस डेफिनेट बता दें कि सर मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और बाकी सब्जेक्ट्स में से भी आप पूछेंगे तो आई एम ओके विद दैट। बट जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो उसके लिए तो आप बिल्कुल ज़रूर बता दें। मैं इसमें वैसे बात जो दूसरी कहना चाह रहा था वो ये बात थी कि जैसे देखिए हर चैप्टर का एक स्टार्टिंग पेज होता है। मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, तो आपके पास इतना मटीरियल होना चाहिए बताने लायक कि आप एक मिनट आधे मिनट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है,
आप बता सकें डीम्ड इनकम क्या होता है, एटीजी क्या होता है, ऑपरेशनल रिसर्च किस में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन किस में काम आता है, ऐसे ऑडिट क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है। तो मतलब एक मोटा मोटा टॉपिक कह लीजिए या चैप्टर कह लीजिए, उसके बारे में आपको मोटा मोटा ब्रीफ तो पता होना चाहिए। फिर हो सकता है कि वो उसके अंदर और जाएं, यानी जिस टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया उसके बाद हो सकता है कि वो उसके अंदर डीप डाउन और अंदर जाएं, और हो सकता है कि वो उसको छोड़ के फिर कुछ और पूछ लें। बहुत प्रोबेबिलिटी तो यही है कि एक बार वो जिस क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो उसके अंदर ही अंदर वो स्पॉन्टेनियसली आपसे और प्रश्न पूछते जाएंगे। वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ऑब्वियस ही बात है सारा पढ़ रखा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे इंटरव्यू पैनल में 3 लोग थे, तो एक जनरली आपके 3 4 5 हो सकते हैं। तो एक मेरे जैसे बोर्ड के सदस्य थे वो थे, और 2 एक्सपर्ट्स थे। तो जब एक्सपर्ट्स बोर्ड आपका इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेता है और उसके बाद जब एक्सपर्ट्स की बारी आती है तो फिर वो जब पूछते हैं तो फिर वो पूछते चले जाते हैं। और जैसे मेरे खुद के एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर वो किसी प्रश्न में और डीप डाउन पूछते जा रहे हैं, गहराई से और अंदर जाते जा रहे हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है, अच्छा साइन है कि तेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो और नॉलेज की डेप्थ परखना चाहते हैं। तो टू दैट एक्सटेंट जहाँ तक आप बिल्कुल सही हो, सही से मतलब आप चीज़ जानते हो, एक्सप्रेस करते जा सकते हो, आपको फिर वो बताते जानी चाहिए जहाँ तक भी हो। तो ये तो डीप डाउन जाने की बात रही। वैसे मैं एक सजेस्ट आपको करूं तो हर चैप्टर के अंदर में तो कहाँ कहाँ तक जाएंगे, तो एक बार के लिए थॉरोली आपको मोटा मोटा तो हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्टैटिस्टिक क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है, लाइक ऐसा कुछ भी। ठीक है, चलिए इसके बाद है पूरा प्रश्न सुनो एंड जितना पूछा जाए उतना ही बताएं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पूछने लगें तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है आप उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, हम्बली, मतलब ऐसा नहीं आप घूर रहे हो उनको, ऐसा कुछ तो आप करेंगे भी नहीं, बट हम्बली एंड पोलाइटली आप उनका क्वेश्चन सुने और पूरे उनको बोलने दें पूरा। जब तक वो बोल के आपको लगे नहीं कि हाँ इनका क्वेश्चन खत्म हो गया है, तब तक आप उनको सुने एंड फिर आप कोशिश करें कि जितना उन्होंने पूछा है उतना ही बताएं। जैसे मुझे ध्यान आता है कि मेरे इंटरव्यू में एक गलती मैंने ज़रूर की थी कि जैसे उस समय कुछ नई गवर्नमेंट आई थी तो कुछ योजनाएं थी, लाइक हृदय करके योजना थी, प्रसाद योजना थी, ये सब शहरों के अलग अलग प्रोजेक्ट थे, स्मार्ट प्रोजेक्ट्स आए थे, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था, तो ये सब उस समय का था। तो उन्होंने मुझसे किसी एक एक्स योजना के बारे में पूछा और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं उसके अंदर पे मैंने वाई योजना भी डाल दी, एक और योजना के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहते अच्छा ठीक है, वैसे हमने ये पूछा था आपसे। तो ये जस्ट एक है कि मैं मानना है कि फालतू के तरफ अपन नहीं जाएं, डायरेक्शंस की तरफ। आपसे जो पूछा जाए आप उसी पे रहिए, भले वो संक्षिप्त जवाब हो सकता है, बट उनके पास पूछने के लिए जितने देर उनको इंटरव्यू चलाना है तो वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप ये नहीं सोचिए कि किसी को मैं लंबा बता दूंगा, ज़्यादा देर तक बता दूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको आता है तो बताइए, बट उसी पॉइंट पे रहिए जो जिस पॉइंट से रिलेटेड पूछा गया है, उसी पॉइंट पे आप रहिएगा। ठीक। नेक्स्ट इज गिव मॉक इंटरव्यूज बाय क्रिएटिंग ऑलमोस्ट द सेम एनवायरनमेंट। अब जैसे इंटरव्यू मैंने कह दिया आपको, आप टिप्स, बहुत सारे टिप्स वाले वीडियोस सुनिएगा, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दीजिए, देखिएगा एंड देन फिर मैं कहूँगा कि आप किसी को मॉक इंटरव्यू देवें, वो पूरा माहौल बना के देवें। ऐसा नहीं है कि आप घर में जैसे अपन कैजुअल सा वेयर करते हैं तो कैजुअल से वेयर में बैठ गए, मतलब जैसे एक होता है ना, जैसे एक मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है कि अपन एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बाकायदा घड़ी सेट की, 1 घंटे में बैठे और उस तरह से एग्जाम लगाए जैसे अपन एग्जाम में लगाते हैं। उसी तरह एक मॉक इंटरव्यू का आप माहौल बनाइए और एक मॉक इंटरव्यू दीजिए आप, है ना। आप किसको देवें, तो ऑब्वियस ही बात है आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपका उसके अंदर फेथ है, तो आप किसी सीनियर अपने गुरुजन की मदद ले सकते हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं, समर्स चल रहे हैं, किसी न किसी को तो आप जानते ही होंगे, तो वो डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, या किसी अपने दोस्त को बोल सकते हैं। बट इसमें जब आप किसी दोस्त वगैरह या रिश्तेदार जो है पढ़ाई लिखाई की लाइन में, उससे आप पूछते हैं तो मतलब मेक श्योर कीजिएगा कि वो ऐसा नहीं हो जो नेगेटिव कमेंट देके आपको डाउन कर दें। मतलब एक तो होता है कि जैसे आपकी कमी बताए, लेकिन वो होता है ना जैसे टीचर टाइप बोलते हैं चीज़ें, कि वो जो कुम्हार होता है वो इस तरह से उसके ऐब को दूर करता है कि एक तरफ से सही भी करता है और दूसरी तरफ से थपकी भी देता रहता है, प्यार से सही करता है। तो वो आपको
प्यार से करेक्ट करने वाला बंदा होना चाहिए, बंदा बंदी जो भी है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार ये तू क्या बकवास कर रहा है, ऐसे तेरे को बाहर ही कर देंगे निकाल के, ऐसे तेरे को साले 2.2 नंबर नहीं देंगे वो देखो, ऐसी कोई बात करके जो आपको डीमोरलाइज करे। अगर ऐसा कोई बंदा है आप जानते तो फिर तो इंटरव्यू आप ना ही दो, फिर तो आप मनी मन खुद को इंटरव्यू दे दो, आईने में दे दो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कोई आपको नेगेटिव कमेंट दे। ठीक है, कमी निकालने वाला नेगेटिव नहीं होता, मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात, कि वो आपको कहें कि आपको गलतियां बताएं कि यहाँ यहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मॉक इंटरव्यूज दीजिएगा, उससे आपको थोड़ा सा ठीक सा रहेगा। एक अब 3 एक्सपर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही एक्सपर्ट को दो, लेकिन एक ऐसा दो कि 15-17 मिनट का इंटरव्यू हुआ, आप बिल्कुल वही ड्रेस पहन के जाएं जैसे आप इंटरव्यू वाले दिन देने चाहिए, जैसे आप जूते वूते पहन के जाएंगे, जैसे आप तैयारी करके जाएंगे उसी तरह से आप जाइए। मतलब उसके लिए मेरा कहने का मतलब यही है कि वैसे ही माहौल में आप दीजिएगा। ठीक है, एक ये है कि बर्थ प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वर्क प्लेस, करंट जॉब, कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी के बारे में पूरी जानकारी रखें। तो इसमें अंदर बहुत सारे पॉइंट है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आपका इंटरव्यू आरपीएससी अजमेर में होने वाला है, और आप राजस्थान के कई कोनों से हो सकते हैं, हो सकता है आउट ऑफ राजस्थान भी हो आप, तो आप कहाँ से हैं, ये बड़े एक आसान क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इंटरव्यू शुरू करने के लिए। जैसे मतलब मेरे साथ भी हुआ कि मैं वहाँ गया तो मुझसे पूछा गया अरे अच्छा अच्छा कहाँ से हैं आप, तो मैंने कहा सर मैं ये नसीराबाद से हूँ, पास से। तो बोले अच्छा अच्छा, अरे वाह बात क्या बात है, नसीराबाद से क्या फेमस है वहाँ का। तो अब जैसे हमारे यहाँ एक खाने की एक आइटम होती है लाइक कचौड़ा होता है, तो वो मैंने वो कह दिया कि सर वहाँ नसीराबाद में कचौड़ा बहुत फेमस है। जैसे होता है ना कहीं कहीं का मिल्क केक फेमस होता है, कहीं का कुछ फेमस होता है, तो मैंने वो खाने पीने की आइटम बोल दी। फिर मेरे को लगा कि यार खाली ये बोल दिया, तो फिर मैंने वो ये बोला कि सर इसके अलावा वो ट्रांसपोर्ट नगरी भी है और उसे आप मिनी इंडिया कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने यूँ पूछा कि अच्छा मिनी इंडिया कैसे हो गया, तो मैंने कहा सर ट्रांसपोर्ट नगरी है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से ट्रक ट्रेलर आते रहते हैं गाड़ियाँ भरने के लिए, तो एक शाम को एक अच्छा सा माहौल रहता है, प्लस हमारे यहाँ आर्मी है, कॉन्टोमेंट एरिया था तो आर्मी है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के हमारे यहाँ ऑफिसर्स फौजी लोग आते हैं, तो शाम को एक मार्केट में जब निकलते हैं तो हर तरह का कल्चर देखने को मिलता है। तो ठीक है, मुझे नहीं पता कि पहला आंसर अच्छा या दूसरा आंसर अच्छा, और तीसरा आंसर जो मैं याद था, जो मुझे लगता था कि मैं बोलना चाहिए था, वो था कि 1857 की क्रांति के लिए भी नसीराबाद फेमस रहा था। पर मैंने सच बताऊं तो, बहुत सच बताऊं तो, मैंने ये जानबूझ के नहीं बोला, मतलब इवन मैं याद करके गया और नहीं बोला। शायद मन में ये था कि मैं ना पहली 1-2 चीज़ें बोल के उनके सामने ज़्यादा जेन्युइन साबित होऊंगा और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि बंदा बड़ा तैयारियां करके आया है। तो मैंने मतलब लाइक थोड़ी कम हल्की सी बात करके या कम अच्छी बात करके खुद को एक जेन्युइन बंदा होने की कोशिश की। बट अब मुझे नहीं पता ये चीज़ें काम करी नहीं करी, मैं तो जो बात हुई सो बता रहा हूँ आपको। तो शायद ये भी कह देता 1857 की क्रांति के लिए फेमस था, तो वो भी ठीक था। और वो उसी में से क्वेश्चन बनाते जाते हैं, जो भी आप आंसर देते हैं ना, अधिकतर लोग उनको जितनी देर उस बात को खींचना होता है ना, वो उसी में से क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे। तो मैं जस्ट ये कहना चाह रहा था कि आपका जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिएगा। ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नसीराबाद है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप जानकारी रखिएगा, क्योंकि बीच में जब कुछ एक्सपर्ट्स के क्वेश्चन हो गए तो फिर उन्होंने मुझे पूछा अच्छा ठीक है बताओ अजमेर की पॉपुलेशन क्या होगी। अब पॉपुलेशन मैं देख के ही नहीं गया था, अब मुझे ध्यान ही नहीं आया। तो अब होना आइडियली ये चाहिए था कि मैं ब्लफ नहीं करता और मुझे पता होता तो बताता और नहीं पता था तो नहीं बताता, लेकिन मैंने बोल दिया सर इतनी होगी। अब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, बट शायद 12 लाख के आसपास बोली होगी मैंने कि 12 लाख होगी पॉपुलेशन। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं इतनी कहाँ से होगी। फिर मैंने उनको और क्रॉस काउंटर कर दिया कि अच्छा इतनी नहीं होगी तो फिर नगर निगम कैसे बना दिया। तो फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर वापस उन्होंने एक्सपर्ट्स की तरफ इशारा कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, आप देख रहे होंगे कि एक आध दो ये मैंने फंबल तो किए ही किए थे, खाली वो बेवफा थे इसलिए ऐसे नंबर मेरे काटे। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो गलतियां भी ऑब्वियस सी बातें हुई होंगी। और ऐसा भी है कि जैसे हमारे एक सर हैं वो कहा करते थे कि आपके जो नंबर आते हैं वो कॉपीज़ के बारे में बता रहे थे। मैं जब छोटा था तो वो बताते थे कि आपकी कॉपीज़ में जो आपके नंबर होते हैं वो खाली आपके नहीं होते, वो आपसे पहले जो कॉपियाँ आई हैं उनसे भी ड्राइव होते हैं। मतलब ये था कि आपसे पहले मान लीजिए आपका रोल नंबर 35 है, अब आपसे पहले जो 34 कॉपियाँ आई हैं, अगर वो कॉपियाँ अच्छी क्वालिटी की आई हैं तो आपके नंबर जितने आने चाहिए उससे थोड़े कम आएंगे।
लेकिन 34 कॉपियाँ, अधिकतर कॉपियाँ घटिया आई हैं, बकवास कॉपियाँ आई हैं, और उसके बाद आपकी थोड़ी सी भी अच्छी कॉपी है, तो थोड़ी सी भी अच्छी कॉपी है तो आपको नंबर उससे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो इसी तरह यही मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू में भी होता है कि जब आप इंटरव्यू में जवाब देते हैं तो आपसे पहले जो कैंडिडेट जा चुके, चाहे इस सीज़न में चाहे गए सीजन्स में, क्योंकि ये तो इतने सीजनड लोग होते हैं, आए दिन इंटरव्यूज़ लेते ही रहते हैं, तो उनको पता होता है कि एक अच्छा आंसर क्या होता है और एक कम अच्छा आंसर क्या होता है। तो अगर आप उस अच्छे आंसर तक दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे अच्छे आंसर पहले कोई और दे चुका है तो फिर आपको फिर उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मार्क्स मिलेंगे। तो जस्ट ये वाली बात है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी रखिए, आप राजस्थान स्टेट से हैं या जिस भी स्टेट से हैं तो उस स्टेट के बारे में जानकारी रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा वर्क प्लेस से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आप मान लीजिए ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, आप किसी प्राइवेट जॉब में हो सकते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब अभी आपका करंट स्टेटस क्या है। ऑब्वियसली बात है, एक क्वेश्चन ये बहुत नॉर्मल बनता है कि जब उनको पता चल जाता है कि आप अभी एक्स काम कर रहे हैं तो वो ये पूछते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं। तो आपके पास एक वाजिब वजह होनी चाहिए, एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, तो ये एक रहता है। और एक ये कि आप जहाँ जा रहे हैं, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे स्केल क्या होता है, कितना घंटा काम करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। आपको थोड़ा पता तो होना ही चाहिए कि ऑब्वियसली बात है जिस जॉब के लिए आप मरे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो उसमें आखिर आपको मिल क्या जाएगा। तो जस्ट मे बी वो पूछ सकते हैं। और एक आरपीएससी के बारे में जानकारी रखिए, आखिर आप जहाँ आए हैं इंटरव्यू देने, तो उस संस्थान के बारे में, उस एपेक्स एजेंसी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। बी रेडी फॉर बोर्ड और वाइट बोर्ड टीचिंग, रेडी विद योर फेवरेट टॉपिक। ये है कि वहाँ पे जब इंटरव्यू चलती है तो आपके पीछे बोर्ड लगा हुआ होता है, जैसे मेरे समय में तो था, एक छोटा सा वाइट बोर्ड लगा हुआ था। अब वो आपको इशारा करते हैं कि चलिए ठीक है अब आप थोड़ा बोर्ड पे पढ़ा दीजिए। तो आपको ऑब्वियसली बात है जाना है, मार्कर उठाना है, ब्लैक बोर्ड तो होगा नहीं बट ब्लैक बोर्ड है तो चौक उठानी है और उठा के कुछ भी एक टॉपिक है जो 1-2-3 मिनट तक आपको पढ़ाना है। तो ठीक है, मेरे से अभी कल परसों किसी ने फ़ोन पे पूछा कि सर फिर वो डेट वगैरह लिखें, चैप्टर का नाम लिखें, तो मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा कि आप डेट वगैरह लिखने में ना ज़्यादा समय वेस्ट करें, सीधा टॉपिक का नाम लिखें और टॉपिक के बारे में समझाना पढ़ाना शुरू करें, जो भी आपका टीचिंग स्टाइल है उसके। अब तो वो यही देखना चाहते हैं कि ये बंदा क्लास में जाएगा तो किस तरह से खड़ा होगा, इसका बॉडी पॉस्चर कैसा होगा और वो किस तरह से लाइक बताएगा, इस तरह से है। थोड़ा सा आप भी उठेंगे तो बढ़िया ही रहेगा, तो इतनी देर बैठे बैठे सा एक रहता है, थोड़ी सा बॉडी खुलती है, तो मे बी आपको चांस देवें तो आप उठिएगा, जाइएगा, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बी जेन्युइन ओरिजिनल, डोंट ब्लफ। तो मैं पूरी कोशिश की, अभी जैसे मैं इंटरव्यू में भी इंटरव्यू के आपको ये टिप्स दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वही आपको बताऊँ जो हुआ या जो मुझे लगता है जेन्युइनली सही है, जो मुझे लगता है। अब वो जेन्युइनली सही है या नहीं है वो आप सोचिए, बट तो जैसा मैं हूँ मैं वैसा बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, और वैसा ही आप इंटरव्यू में भी आप ऑथेंटिक रहिएगा। हर किसी की देखो एक पर्सनैलिटी होती है, मैंने कहा ना, आप हो सकता है किसी की एज 25 साल हो, किसी की 26, किसी की 30, ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप एक उम्र आपने जी होती है, एक पर्सनैलिटी, आपके बहुत सारे अनुभव रहे होते हैं, तो एक पर्सोना होता है, एक पर्सनैलिटी होती है जो आप कैरी करते हैं। तो ज़्यादा उसके बारे में आपको सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब जो आप जेन्युइन हैं सो आप रहिए। जैसे मैंने बस ये कहा कि थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत रूखे से उनको दिखें, या ऐसा ना लगे कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, बट बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप जैसे हैं सो हैं। डोंट ब्लफ से मेरा मतलब था कि आप किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो नहीं आता, तो आप सॉरी मांगे कि साहब मुझे नहीं पता, फिर वो आपसे कुछ और पूछ लेंगे। हो सकता है खराब किस्मत हो, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा आ जाए तो आपको नहीं पता हो, तो फिर बोल दीजिए सर सॉरी मुझे इसका भी नहीं पता, मैं देख लूँगा, या कुछ भी आप बात बना के स्टाइल से बोल दीजिएगा, बट ब्लफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो ब्लफ में क्या ताड़ भी जाते हैं कि तुक्का लगा रहा है, और उससे कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। जैसे मैंने वो पॉपुलेशन के मामले में तुक्का लगाया, मुझे मैं देख के जाता तो बता देता, नहीं तो मुझे अवॉइड करना चाहिए था, बट नहीं दिमाग चला तो मैंने कुछ बता दिया, कुछ बता दिया, तो शायद कुछ गड़बड़ हो ही गया है। उसके बाद है टेक अ डीप ब्रीथ, डोंट स्ट्रेस, डोंट बी पैनिक। देखिए आराम से जाओ वहाँ पे, बिंदास, ऐसा कुछ नहीं, आराम से बैठो। एक होता है जैसे मैं बहुत तैयारी कर रहा था तब मुझे, और जब मैंने खासकर पहला मॉक इंटरव्यू दिया तो मेरी ऐसे सांस सी चढ़ी हुई थी और मैं बहुत घबराया हुआ सा था। एक उर्दू शब्द होता है
उसको बोलते हैं बदहवास। तो एक तो मेरे जो भैया थे जो ले रहे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा यार तू इतना क्या घबरा रहा है भाई, तेरी सब्जेक्ट में इतनी अच्छी नॉलेज है तेरे को, और ठीक है थ्रू आउट अच्छा बंदा रहा है, मैं सीए भी रहा था। तो बोले यार तो सीए चार्टेड बंदा है तो ऐसा क्या घबरा रहा है, तो कोई नहीं बिंदास जा। तो ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप गहरी सांस लो, मस्त रहो, स्ट्रेस मत हो। देखो वो आप मान के चलिए, देखो नसीब नाम की चीज़ होती है, प्रारब्ध होता है। जो चीज़ आपके बधी हुई है, जो चीज़ आपकी लिखी हुई है, वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तब भी मिल जाएगी जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तब भी मिल जाएगी जब आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। आप समझते हैं सारी बातें। तो जो चीज़ आपके नसीब में है वो कहीं नहीं जानी है, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, आराम से चिल रहो, आराम से बढ़िया जाओ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और पैनिक तो बिल्कुल मत हो, ये घबरा जाते हैं हम आपको, ये तो मेरे साथ नहीं हुआ था, मैं स्ट्रेस ज़रूर था लेकिन कोई बहुत घबरा के बैठा हूँ या अंदर, देखिए कोई अंदर है ना, बोर्ड सदस्य होते हैं, एक्सपर्ट्स होंगे और एक आध आदमी कम ज़्यादा हो सकता है, पर वो कोई भूत पिशाच कोई भूत पिशाच नहीं बैठे हुए कि वो आपको जाएंगे और आपको दबोच लेंगे और आपको खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही बढ़िया से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इंटरव्यू होती है, क्योंकि देखिए दो रीज़न है ना, जो लोग बैठे हैं उनका भी तो कभी ना कभी छात्र जीवन रहा होगा और उनकी भी कभी किस्मत रही होगी, तो कभी उन्होंने भी इंटरव्यू दिया ही होगा, तो उनको पता तो रहता है कि इस समय बंदे के मन में क्या चल रहा होता है। इसलिए मैंने कहा ना, वो आपको एक आध 2 मिनट तो जो बोर्ड सदस्य होते हैं वो ईज आउट करते हैं आपको, मस्त रहो बिल्कुल, और मुस्कुरा के आपका स्वागत करेंगे, आपको लगे वाह यार कोई घर में ही आगे दिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 3-4 साल में भी चीज़ें बदली हो ऐसा नहीं है, अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, तो अच्छा ही जाएगा। एक्सपर्ट्स भी मैंने कहा ना, हैं तो इंसान, टीचर्स हैं, गुरुजी हैं, तो वो जानते हैं कि इस समय इस बच्चे के मन में कितना खलबली मचा हुआ होगा, कितना भूचाल मचा हुआ होगा, तो वो नहीं ज़्यादा परेशान करते। आपको नहीं भी आएगा क्वेश्चन तो वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रगड़ते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हो, ठीक है। एक ये है टिप्स कह लीजिए, अखबार व टीवी पर राज्य देश दुनिया की मुख्य खबरें कम से कम 3 महीने देखते रहिए। ये मैंने सारे पॉइंट्स कल ही लिखे हैं, लड़के को कहा कि भाई तो स्लाइड वाइड बना दे, मुझे तो आती नहीं है, बट ठीक है। देखिए एक ये आप जरूर देखिएगा, हो सकता है कि देखिए शुरू में या बीच में जब सब्जेक्ट प्रश्नों का दौर चल रहा होता है, उसके बीच में कहीं वो आपको थोड़ा हल्का फुल्का करने के लिए ये पूछ लें कि अभी देश दुनिया में क्या चल रहा है, कम से कम आपके शहर में, राज्य में या देश में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा आप वाकिफ रहिए कि हाल फिलहाल के दिनों में क्या हुआ है। तो वैसे भी दिन भर तो क्या ही अपन सब्जेक्ट तैयार करेंगे, तो आधा 1 घंटा अखबार पढ़ लिया करो, आधा 1 घंटा न्यूज़ देख लिया करो, न्यूज़ चैनल पे डिबेट्स वगैरह बकवास ना देख के, जो हो रहा है व्हाट इज़ गोइंग ऑन वो देख लिया करो। अभी अपकमिंग राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, अभी पीछे राजस्थान से राज्यसभा के चुनाव भी हुए हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी बातें दिन भर में होती रहती है जी। भारत बहुत बड़ा देश है, तो वो आप देखिएगा। एक ये है कि एडवाइस करूँगा, मुझे मेरे भैया ने एडवाइस किया था कि आप अगर पॉलिटिकली किसी पार्टी को पसंद या नापसंद भी करते हो, तो वहाँ आपके इंटरव्यू में ये बात झलकनी नहीं चाहिए। मतलब मे बी उसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे ही नहीं कि आपको उस तरफ जाना पड़े, पर फिर भी अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको किसी भी पार्टी विशेष की तरफ अपने को लाइकिंग या डिसलाइकिंग नहीं दिखानी है कि आप एक खास तरह की सोच रखते हैं। आपको न्यूट्रल दिखना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल इसलिए भी दिखना चाहिए कि आप जैसे कॉलेज शिक्षा में जा रहे हो, आप कॉलेज शिक्षा में जा रहे हो, वहाँ बहुत सारे कितने ही घरों के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, तो वहाँ पे आप बायस तो हो ही नहीं सकते, उस प्रोमाइसेस पे आप वैसे भी बायस नहीं हो पाओगे। आज के दिन अगर आप हो भी तो बाद में नहीं हो पाओगे, तो मतलब आपको बायस दिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई पसंदीदा आइडियोलॉजी है भी तो आप अभी अपनी पास रखिए उसको, उसे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई व्यू पॉइंट है, आप एक तटस्थ दृष्टि से कुछ बात वो पूछ रहे हैं, आपको बताने का है तो आप बताइए, पर मैंने कहा ना उसमें तटस्थता झलकनी चाहिए, एक बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। एक आप लास्ट की तरफ है, इसके बाद जस्ट मैं कुछ एक FAQs लूँगा। कोशिश मैंने ये भी करी मैं एक ही शॉट में वीडियो बनाऊँ। जनरली मैं जब बच्चों के लिए टीचिंग वीडियो, बच्चों मतलब अब तो क्या है, मैं केवल स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर के लिए वीडियो बनाता हूँ कॉमर्स में। तो वही है कि हर 2 क्वेश्चन के बाद एक बार ब्रेक ले लेते हैं और फिर 2-4 क्वेश्चन के बाद फिर ब्रेक ले लेते हैं। ये मैंने कोशिश की कि एक ही में बनाऊँ, उसमें हालांकि एक ही में बनाने में ये होता है कि कुछ याद रह जाता है, कुछ भूल जाते हैं, बट एनीवेज मुझे लगा एक ही फ्लो में बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो एक ये है कि ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, दही चीनी खा के जाओ,
और एक निज़ा फाजली साहब का शेर आएगा, वो मैं भी आगे पढ़ूंगा। तो देखिए ईश्वर को, देखिए आप कॉलेज शिक्षा के लिए आ रहे हैं, आप में से कुछ का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा, नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, इस स्टेट में नहीं होगा तो किसी और स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईश्वर को आप धन्यवाद दीजिए कि आपको एक बहुत अच्छे नोबल प्रोफेशन के लिए चुना है। बहुत, हर प्रोफेशन की खैर अपनी महत्वता है, फिर भी मैं मानता हूँ कि एक मेडिकल वाला फील्ड और एक एजुकेशन वाला फील्ड ऐसा है कि जहाँ आप बहुत सारी दुआएं कमा सकते हैं। तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि एक अच्छे नोबल प्रोफेशन के लिए आप चुने गए हैं, इतना आगे तक आ गए हैं, तो धन्यवाद दीजिए इस लाइफ के लिए और इस मौके के लिए। आराम से दही चीनी खा के जाओ, बढ़िया की बढ़िया इंटरव्यू होगा, कोई ऐसी दिक्कत विक्कत वाली बात है नहीं। मैंने कहा ना, अच्छे लोग ही बैठे होते हैं, बढ़िया सी इंटरव्यू जाती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 19-20 जाती है जी सबकी, बाकी तो ठीक है जी। थोड़ा क्या होता है ना, जो मार्क्स आते हैं वो बहुत सारे कहें चीज़ों का रिजल्ट होते हैं। कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके कंट्रोल में है। कुछ बियॉन्ड कंट्रोल चीज़ें हैं, जैसे बियॉन्ड कंट्रोल क्या, आपसे पहले जो लोग गए उनका इंटरव्यू कहाँ कैसा हुआ, आपका इंटरव्यू पहले दिन आया या आखिरी दिन आया या बीच के दिन आया, उसमें तो आपका क्या ही काबू है, ठीक है। तो उस दिन जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका मूड कैसा है, एक वाइब्रेशंस का भी असर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनकंट्रोलेबल है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। जहाँ कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और इसके अलावा मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स के आप वीडियो सुनेंगे तो वो आपको और अच्छी अच्छी टिप्स देंगे। मैं तो बहुत एक जस्ट मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो आपके साथ एक अनुभव साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो निदा फाजली साहब का ये शेर है, ये सुनिएगा जरा आप। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। मैं फिर दोहराऊंगा ये। मेरे को इंटरव्यू में बहुत खुशी एक्चुअली इसलिए भी हुई, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, मैं इंटरव्यू के दिन बड़ा खुश था क्योंकि जब महीना भर था इंटरव्यू में, है ना, तो लेटर आने से पहले तो हम तैयारी यूं ही करते रहते थे। तो इस दौरान मैं खूब जैसे शेरों शायरियाँ पढ़ ली, मूवीज़ देख ली, मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लिए, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब वो मेरी लाइफ में बड़ा काम आ रहा है। जो उस इंटरव्यू को तैयार करने के लिए मैंने तैयार किया, भले उसमें से कुछ ही काम में आया हो, कुछ परसेंट ही काम में आया हो, लेकिन उस चक्कर में बहुत जो अच्छी अच्छी बातें सुनी देखी, तो उससे बहुत फ़ायदा रहा। तो उसी दिनों में मैंने ये सुना भी था कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, और इसके बाद फिर थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। तो ये हर लाइफ के हर उस एस्पेक्ट के लिए कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करें तो एक उम्मीद रखिए कि कुछ होगा, अच्छा होगा, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे एक आध बच्चे का आ रहा था कि सर कट ऑफ इतने पे गया है, लाइक 119 पे शायद कट ऑफ गया है, ठीक है, और उसके बच्चे के 128 नंबर है, तो सर फिर मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। और मैंने क्योंकि मेरे पास 9 नंबर का मार्जिन है, पिछले एग्जाम में जो रिजल्ट हुआ लाइक उसमें 30 के मार्जिन आया था कट ऑफ और फाइनल शीट में। मैं कुछ दिक्कत नहीं। आज के दिन की हकीकत क्या है, आज के दिन की हकीकत ये है कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, बरोबर। आपको अच्छे से अच्छी इंटरव्यू देनी है और यही सोच के देनी है कि मेरा सिलेक्शन होगा। जस्ट ये कीजिए, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, होगा फाइनल नहीं होगा, मेहनत में करूं ना करूं, इन सब चीज़ों में उलझने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो होगा तो अच्छा ही होगा। तो आप अच्छे से अच्छा इंटरव्यू जाए उसकी तैयारी करो, बाकी चीज़ें भूल जाओ कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। रास्ता तो आपने चुन ही लिया है, कोशिशें आपने कर ही ली है, अब 2 ही चीज़ें बची है, उम्मीद रखिए और फिर थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कीजिए। एक मुकद्दर भी एक चीज़ होती है, लक फैक्टर होता ही होता है, आपके नसीब में होगा तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अब कुछ FAQs हैं, ठीक है। ये लोगों ने लाइक, लोगों तो क्या है, स्टूडेंट रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो वो पूछते हैं, मैं जस्ट जल्दी जल्दी बता देता हूँ उनको कि एक था कि इंटरव्यू के लिए तैयारी खुद से करनी चाहिए या किसी प्रोफेशनल की मदद लें। तो मैंने जैसे कहा, अगर आपका बजट अलाउ करता है, आप अभी आपको बहुत लो फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि यार मैं चांस नहीं ले सकता, मतलब मेरे नंबर इतने हैं कि अच्छा इंटरव्यू हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं फिर कहता हूँ ना यार, आपने इतने पैसे वैसे भी तो खर्च किए हैं, तो थोड़े से पैसे और खर्च कर लीजिए, है ना। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल की मदद लें। मैंने कहा ना, यूट्यूब वगैरह पे खूब आजकल अवेलेबल है कंटेंट, आप वहाँ से ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपके पास है पॉसिबल तो आप ले लीजिए। अगर आप चांस नहीं लेना चाहते, बढ़िया सा इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो वो थोड़ी बहुत हेल्प तो आपको डेफिनेट करेंगे ही करेंगे। और अगर आप खुद में स्वयं सक्षम हो तो आप खुद दे दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक ये है कि 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स मायने रखते हैं क्या,
देखिए, होता तो यही है कि उनके पास एक छोटी सी शायद स्लिप होती है जिसमें आपके सारा एक कहें बायोडेटा उनके पास होता है कि इस बंदे के मतलब ये कितना कितना परसेंट वाला स्टूडेंट रहा है। पर मैं मानता हूँ कि इसका अगर 24 नंबर की इंटरव्यू है तो इस चीज़ का वेटेज शायद 1 नंबर का होगा कि ये बच्चा थ्रू आउट अच्छा रहा है या अब ये पढ़ाई करने लग गया है। इस चीज़ का वेटेज अगर होगा भी तो 1 मार्क्स का होगा। बाकी तो आपका इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यू जाएगा और वहाँ जो आपकी नॉलेज झलकेगी उस नॉलेज से ही लाइक पता चलेगा कि हाउ गुड यू आर और कैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, वो उसी से पता चलेगा। ठीक है सर। इसके बाद है सर इंटरव्यू पैनल कितने लोगों का होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे समय 3 का था, एक उसमें बोर्ड सदस्य थे और 2 उसमें एक्सपर्ट्स लोग थे। एक्सपर्ट्स वाकई में एक्सपर्ट होते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, तो वो आपका अगर आप ब्लफ करेंगे तो जल्दी ही और पकड़ लेंगे। ठीक है, तो जेन्युइन रहिएगा, जितना आता हो उतना बताइएगा, जितना बताते सकते हैं बताते जाइएगा, पर कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, क्योंकि जब आप ब्लफ करते हैं, उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं, तो शायद वो आधा 1 मिनट अपन ख़राब कर देते हैं, क्योंकि एक तो वो थोड़ी सी आपकी इमेज ख़राब होगी, क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउन होगी, प्लस वो आधा 1 मिनट में हो सकता था दूसरा क्वेश्चन आपको फुल टॉस देते, फुल टॉस मतलब अच्छी वाला बॉल देते और आप उसको मारते, वो ज़्यादा अच्छा होता तो वो मिस कर देते हैं, तो इसलिए ब्लफ नहीं कीजिएगा। ठीक है। इंटरव्यू पैनल 3 लोगों का था मेरे समय। तो रिज्यूमे या सीवी बनाकर ले जाना है क्या, तो देखिए मैं बना के ले गया था, मैं मेरा रिज्यूमे पूरी डॉक्यूमेंट के फाइल के साथ रिज्यूमे वाला पेपर भी मैंने लगा के रखा था। बट हुआ ये था कि जब इंटरव्यू वाले रूम में गए थे तो उससे पहले वो फाइल बाहर रखवा दी थी। तो मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए 3 हॉल होते हैं। एक हॉल जिसमें पहले सबको बिठाया जाता है और जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दूसरा फिर एक मेन रूम होता है जहाँ इंटरव्यू होता है, और उस मेन रूम के बाहर एक वेटिंग चेयर लगी होती है। जनरली एक ही वेटिंग चेयर लगी हुई होती है, तो वहाँ आप एक बंदा अंदर होगा और आप वेटिंग चेयर पर जाके बैठ जाएंगे। तो जनरली फाइल आप वहीं छोड़ जाते हैं, आप ऑलमोस्ट खाली आते ही जाते हैं, तो बना के पहले ले जाओ। हो सकता है आपको, मैंने कहा ना अभी 3-4 साल हो गए हैं, तो हो सकता है कि आप चेंज कर दिया हो सकता है मांग लें, बट रिज्यूमे का कोई इंपॉर्टेंस होता नहीं, मतलब क्योंकि उनके पास सब तो पहले से ही ऑलरेडी होता ही है। तो ले जाइएगा, अगर फाइल अलाउ करे तो ले जाना और मांगे तो दे दीजिएगा, नहीं तो बाहर ही रह जाएगी तो रह जाएगी। ठीक है। हॉबीज़ इंटरेस्ट वगैरह पूछते हैं क्या, तो मैं तैयार करके गया था बट ऐसा कुछ पूछा नहीं था, शायद सब्जेक्ट्स का ही इतना रहा था और बाकी बातों में इतना समय चला गया था, उन्होंने हॉबीज़ इंटरेस्ट पूछा नहीं, बट हो सकता है आपसे पूछ लें। मैंने कहा ना, क्योंकि मैंने जैसे एक स्लाइड में आया था एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी वो पूछ सकते हैं। चलता है इंटरव्यू में क्या होता है ना, उनका मन है, आखिर वो इंटरव्यूअर है, उनका जहाँ मन किया जो पूछ लिया। तो आप तो जितने क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं उन सब का आप कुछ ना कुछ अच्छा सा तैयार करके जाइएगा, फिर हो सकता है वो चीज़ आपके सामने गिरे या कुछ और ही बाउंसर आ जाए। ठीक है, तो एक लास्ट यक्ष प्रश्न जो आप मुझसे जानना चाहेंगे और वो है कि साहब जैक चेक चलती है क्या। तो सर सच बात तो यही है कि मैंने तो देखो बहुत गंभीर प्रयास नहीं किए थे जानने के लिए, लिटरली, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में नंबर अच्छे थे और सॉरी राइटिंग में नंबर मेरे काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे लगा कि यार मैं लाइन के पार हो जाऊंगा। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा पता करने की कोशिश नहीं की कि जैक चेक लगवाएं, कौन है अंदर बोर्ड में, किसका बोर्ड बैठेगा या कुछ और, ऐसा कुछ पता करने की कोशिश नहीं की। इट्स ऑल ऑन यू कि आप ऐसा कुछ कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं नहीं करते हैं। तो ठीक है, एनीवेज ये सब था। स्क्रीन पे मेरा नंबर लगातार आ ही रहा है। आपको कुछ लगता है कुछ और पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे जैसे समय मिलेगा व्हाट्सएप रिप्लाई कर दूंगा। कॉल थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ, आप व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, होप यूज़फुल लगा होगा, तो अच्छा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो आपको लगता है कि ये वाला वीडियो तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि मेरे जो मैं वीडियो बनाता हूँ वाले स्कूल लेक्चरर की तैयारी के लिए, या तो वो तो कुछ लोग जानबूझ के शेयर ही नहीं करते कि चलो ठीक है अपने को मिल गया बढ़िया है, फालतू किसी और को क्या बताएं। तो ये वाला तो खैर वीडियो आप इन जनरल काम का है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप पसंद करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये जो वीडियो है, वीडियो क्या, अब ये जो चैनल है वो जस्ट इसीलिए है, आगे जितना भी समय मैं वीडियो बना पाया, तो कोशिश यही है कि बहुत सारे अच्छे स्कूल लेक्चरर और बहुत सारे अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने में मैं थोड़ा योगदान दे पाऊँ, इसी मकसद के साथ है। चलिए, आप सबको शुभकामनाएं बहुत बहुत। होप आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया जाएगा और आप एक अच्छा सा व्हाट्सएप करेंगे कभी।